हेलो, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज का है टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट, जो कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस किसे कहते हैं। लाइट वेव जब मान लीजिए दो या दो से अधिक एक जगह पहुंचता है तो आप जानते हैं कि वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करता है या डिस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव करेगा तो वहाँ पर लाइट ज़्यादा हो जाएगा, उसको मैक्सिमा कहते हैं, और जहाँ डिस्ट्रक्टिव होगा वहाँ डार्क हो जाएगा, उसको मिनिमा कहते हैं। तो अभी हम लोग उसी को जानेंगे कि कौन कंडीशन है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का और कौन कंडीशन है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का। तो और आगे भी और कुछ है इसमें जो बताएंगे। देखिए मान लीजिए दो सोर्स है लाइट का, S1 और S2। यहाँ एक पॉइंट Q है, तो S1 से Q का डिस्टेंस मान लीजिए 7 लैम्डा है। लैम्डा वेवलेंथ हुआ, मान लीजिए अभी 7 लैम्डा है। और S2 से Q का डिस्टेंस 9 लैम्डा है। तो नेचुरली S1 वाला जो लाइट है वो इससे पहले पहुंचेगा, क्योंकि उसका कम मतलब जो पाथ लेंथ है, उसका पाथ लेंथ 7 लैम्डा है, इसका 9 लैम्डा है, तो वो पहले पहुंचेगा। तो कितना पहले पहुंचेगा? तो 2 लैम्डा बिफोर वो पहुंच जाएगा। तो मैंने 2 लैम्डा मैंने 2 साइकिल पहले पहुंच जाएगा वो। अच्छा, अब मान लीजिए कि ये दोनों सोर्स का इक्वेशन है, वो उसका है S1 का Y1 A cos ओमेगा टी और S2 का है Y2 A cos ओमेगा टी -4 पाई। तो ये जो मैंने दिया हुआ है, तो चूंकि मान लीजिए 4 पाई मतलब जो एंगुलर डिफरेंस में ये पहुंचता है वहाँ पर, मैंने लेट पहुंचता है। तो एक का हो गया A cos ओमेगा टी, उस वेव का इक्वेशन, और इस वेव का हो गया A cos ओमेगा टी -4 पाई। तो 4 पाई क्यों लिए हैं, तो ये चीज़ को समझिए। खाली कोई ज़रूरी नहीं है, वो जस्ट मतलब जो एक तो समझाने के लिए है कि 4 पाई। यहाँ जो लिखे हैं वो देखिए, हियर वी हैव यूज्ड द फेमस रिलेशन। ये एक रिलेशन है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है जब भी आप वेव स्टडी करते हैं। तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस। तो देखिए ये रिलेशन को हमेशा याद रखिएगा। फेज डिफरेंस बाय 2 पाई इक्वल टू पाथ डिफरेंस बाय लैम्डा होता है। इसे खूब अच्छी तरह से याद रखिए। तो कहने का मतलब दोनों दिस मीन्स दैट 2 डिस्प्लेसमेंट्स आर इन फेज एंड द इंटेंसिटी विल बी मैक्सिमम। कैसे? तो देखिए Y1 को जो है वो A cos ओमेगा टी लिए हैं और Y2 लिए हैं S2 का जो है A cos ओमेगा टी -4 पाई। तो E भी तो A cos ओमेगा टी ही होता है। कहने का मतलब Y1 का जो है जैसा इक्वेशन वैसा ही Y2 का भी इक्वेशन आ गया। तो इसका मतलब है कि दोनों जो है वेव फेज में है, फेज में। तो जब फेज में दोनों वेव होगा, फेज का माने हम एक दिन बताए हैं पहले वाले वीडियो में, मान लिए दोनों एक ही साथ मैक्सिमम होता है या एक ही साथ 0 होता है, तो वो हुआ फेज में।
तो ए जब फेज में है तो दोनों एक ही साथ मान लीजिए मैक्सिमम हुआ, तो नेचुरली दोनों लाइट अपना अपना कंट्रीब्यूशन करेगा तो दोनों मिल जाएगा, ऐड हो जाएगा और मैक्सिमम इंटेंसिटी आएगा, उसी को मैक्सिमा कहते हैं। तो इंटेंसिटी विल बी मैक्सिमम जब दोनों लाइट फेज में रहेगा। फेज में कब रहेगा, तो हमने एक एग्जाम्पल लिया है कि पाथ डिफरेंस अगर 2 लैम्डा हो यानी फेज डिफरेंस 4 पाई हो तो दोनों जो है एक फेज में रहेगा, यानी तब जिस पॉइंट पर दोनों मिलता है वहाँ इंटेंसिटी मैक्सिमम होगा रिजल्टेंट वेव का। जब वैसा होता है इंटेंसिटी मैक्सिमम तो उसी को कहते हैं, दिस इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव नहीं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अच्छा, अब आप एक काम कीजिए कि अब मान लीजिए कि दोनों के बीच फेज डिफरेंस 2.30, हाँ, now if the phase difference is say 2.5 lambda, एक मिनट, हाँ, अगर से 2.5 लैम्डा है तब क्या होगा, तो y2 का हो जाएगा ये फेज डिफरेंस नहीं लिखना है, पाथ डिफरेंस लिखना। पाथ डिफरेंस होगा लैम्डा में, पाथ डिफरेंस। नाउ इफ द पाथ डिफरेंस इज से 2.5 लैम्डा तो फेज डिफरेंस हो जाएगा 5 पाई, क्योंकि उसमें जब पाथ डिफरेंस 2 लैम्डा था तो उसका 2 गुना यानी 4 पाई हो गया फेज डिफरेंस। कौन रिलेशन से, यही रिलेशन में डालिए ना आप, पाथ डिफरेंस डाल दीजिए, आपको फेज डिफरेंस निकल जाएगा। तो हाँ, तो कहने का मतलब जब पाथ डिफरेंस 2.5 लैम्डा होगा तब क्या इक्वेशन होगा, जब दोनों का पाथ डिफरेंस 2.5 लैम्डा होगा तो देखिए, तो y2 का इक्वेशन क्या होगा, y1 तो वैसे ही रहेगा, y2 का ही डिफरेंस है y1 से, तो y2 बराबर a cos ओमेगा टी माइनस 5 पाई, और इसको सॉल्व कीजिएगा तो माइनस a cos ओमेगा टी। तो y1 है आपको a cos ओमेगा टी और y2 इस बार हो गया माइनस a cos ओमेगा टी। कहने का मतलब दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, एक प्लस और एक माइनस है इक्वल, तो कहने का मतलब जो कैंसिल कर दिया। तो इसका मतलब है कि वहाँ पर दोनों लाइट जो है अपना अपना जो इंटेंसिटी देगा वो एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, और इसी को कहते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, यानी वहाँ मिनिमम इंटेंसिटी होगा, उसी को कहते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो मैं समझता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस किसको कहते हैं और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस किसको कहते हैं। तो कहने का मतलब हम जो एग्जाम्पल लिए हैं उसमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में जब हम पाथ डिफरेंस 2 लैम्डा लिए यानी फेज डिफरेंस 4 पाई लिए, तब देखे कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, यानी दोनों जो वेव है एक जगह ही मैक्सिमम होता है, वो क्यू पॉइंट पर आकर, और क्यू पॉइंट पर जो है आपको मैक्सिमम मिलेगा, यानी मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलेगा। लेकिन दूसरा हम एग्जांपल लिए कि मान लीजिए पाथ डिफरेंस 2.5 लैम्डा है, यानी फेज डिफरेंस आपको हो गया 5 पाई। तो उस केस में जब हम देखते हैं कि दोनों का मतलब जो y1 तो a cos ओमेगा टी रहा ही, और y2 हो जाता है माइनस a cos ओमेगा टी, यानी y1 प्लस y2 हो जाता है 0। तो कहने का ये मतलब है कि
तो वो दोनों एक दूसरे को काट दिया, इंटेंसिटी काट दिया, और तो यानी डिस्प्लेसमेंट काटा एक्चुअली। हाँ, एक मान लीजिए एक कॉस ओमेगा टी ऊपर है तो दूसरा एक कॉस ओमेगा टी नीचे है, यानी एक दूसरे का अपोजिट है, तो इसलिए वो हो गया आपको डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, यानी वहाँ मिनिमा होगा, यानी इंटेंसिटी मान लीजिए 0 हो जाएगा मान लीजिए। तो ये बात आप समझ गए किसको कहते हैं कंस्ट्रक्टिव और किसको कहते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अच्छा, अब आइए आगे। ये जो एग्जाम्पल दिए उससे हम लोगों को ये पता चला कि इन जनरल वे में दो कोहेरेंट सोर्स, हाँ ये चीज़ मतलब जो आप जान लीजिए, ये जो दोनों S1 S2 सोर्स लिए हैं वो कोहेरेंट रहना चाहिए। कोहेरेंट और इनकोहेरेंट को आपको पहले बता दिए हैं पहले वाले वीडियो में। दोनों जब कोहेरेंट होगा तब मैक्सिमा मिनिमा होगा, और नहीं कोहेरेंट होगा, इनकोहेरेंट होगा तब क्या होगा ये लास्ट में बताएंगे। तो अभी जो हम लोगों ने मैक्सिमा और मिनिमा की बात चर्चा की, यानी मैक्सिमम इंटेंसिटी या मिनिमम इंटेंसिटी रिजल्टेंट मैक्सिमम या मिनिमम इंटेंसिटी, उस केस में S1 और S2 दोनों कोहेरेंट सोर्स है तब ये बात होगी। तो अब आइए हाँ, तो इन जनरल जब दो कोहेरेंट सोर्स हो तो पाथ डिफरेंस का फार्मूला हम लिख सकते हैं n लैम्डा, जहाँ n 0 1 2 3 सो ऑन है। यानी कोहेरेंट सोर्स अगर हो तो पाथ डिफरेंस अगर इस तरह का हो तो होगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। हम समझते हैं, क्लियर है। दोनों सोर्स कोहेरेंट हो और पाथ डिफरेंस n लैम्डा हो, जहां n इक्वल टू 0 1 2 3 एंड सो ऑन हो, तब क्या होगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। मैंने ऊपर में लिया था ना, n के बदले 2 ले लीजिए, यानी 2 लैम्डा लिया था ना पाथ डिफरेंस, और उससे शो किया ना। तो उसी तरह n का वैल्यू 0 हो 1 हो 2 हो 3 हो, तो कहने का मतलब ये n लैम्डा अगर पाथ डिफरेंस है तो इसका मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। और डिस्ट्रक्टिव कब होगा? तो n + 1/2 लैम्डा अगर पाथ डिफरेंस हो, जहाँ n वही 0 1 2 3, तब हो जाएगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ये भी आपको मिल रहा है, जैसे वहाँ हमने लिया था ना 2.5 लैम्डा, तो 2.5 लैम्डा का मतलब क्या है 5/2, उसका मतलब 5/2 लैम्डा है। तो कहने का मतलब उस केस में आपको हो जाएगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, यानी मिनिमा मिलेगा हमको। अच्छा, तो ये बात आप समझ गए। अब थोड़ा इंटेंसिटी कंसीडरेशन किया जाए कि कितना होगा इंटेंसिटी। तो इसमें इंटेंसिटी एक्चुअली प्रोपोर्शनल होता है एम्पलीट्यूड स्क्वायर का। तो ये जो इंडिविजुअल वेव हमने लिया है a cos ओमेगा t by 1 का, तो इसका एम्पलीट्यूड है a, और y2 का भी लिए हैं a cos ओमेगा t - 5, उसका भी एम्पलीट्यूड a है। तो इसका मतलब अगर हम मानते हैं दोनों वेव का इंटेंसिटी I0, तो I0 विल बी प्रोपोर्शनल टू a स्क्वायर। याद रखिए, I0 विल बी प्रोपोर्शनल टू a स्क्वायर, क्योंकि इंटेंसिटी जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है एम्पलीट्यूड स्क्वायर का। अच्छा, ये समझ गए। अब देखें कि दोनों जब मिल जाएगा तब मैं कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या इंटेंसिटी होता है। तो
अब मान लीजिए एक जनरल वैल्यू हम क्या कहते हैं, फेज डिफरेंस का ले लेते हैं फाई। तो पहला को लिखिए ए कॉस ओमेगा टी और दूसरा को लिखिए ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाई। फाई मतलब फेज डिफरेंस है y1 और y2 में। तो दोनों को मिल के रिजल्टेंट वेव जो बनेगा, वेक्टर सम निकालना है, तो y इजिकल टू y1 प्लस y2 यानी ए कॉस ओमेगा टी प्लस ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाई। तो इसको क्या कीजिए, 2 से मल्टीप्लाई कीजिए और 2 से डिवाइड कीजिए। तो आपको जो सॉल्व करने के बाद मिलेगा 2a cos फाई बाई 2 कॉस ओमेगा टी प्लस फाई बाई 2। देखिए इसमें टी टर्म नहीं है, उसमें टी टर्म है, वो वेव इक्वेशन है ई पार्ट। और ये जो मैंने ब्रैकेट में बंद कर दिया रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड है, इसीलिए उसको थोड़ा मैं ये एम्पलीट्यूड कितना है, 2a नहीं है, 2a cos फाई बाई 2 है, क्योंकि दोनों इंटरफेयर किया है। तो इस टाइप का एम्पलीट्यूड हो गया। इसीलिए मैंने लिखा है द क्वांटिटी 2a cos फाई बाई 2 इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेव। और अभी मैं आपको बताया था कि हम अब रिजल्टेंट वेव का इंटेंसिटी निकालने जा रहे हैं। अभी आपको मैंने बताया था कि इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर। तो जहाँ दोनों वेव क्यू पॉइंट पर मिलता है, इंटरफेयर करता है, तो वहाँ क्या होगा इंटेंसिटी, तो वहाँ इंटेंसिटी मान लीजिए आई होता है। तो ये प्रोपोर्शनल टू 4a स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई बाई 2 होगा, क्योंकि एम्पलीट्यूड है 2a cos फाई बाई 2, 2a cos फाई बाई 2 रिजल्टेंट वेव का, दोनों मिलने के बाद में। इसलिए रिजल्टेंट वेव का इंटेंसिटी विल बी प्रोपोर्शनल टू 4, उसका स्क्वायर कर दीजिए ये एम्पलीट्यूड का 4a स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई बाई 2। अच्छा, और आपको हम बता दिए थे कि इंडिविजुअल वेव का जो है अगर इंटेंसिटी आई नॉट हो तो आई नॉट विल बी प्रोपोर्शनल टू a स्क्वायर। तो इसीलिए जब हम आई बाय आई नॉट करते हैं तो इक्वल कर सकते हैं अब, क्योंकि दोनों प्रोपोर्शनल है, तो उसको जब डिवाइड करेंगे तो इक्वल लिख सकते हैं। तो इसके बदले लिखिए 4a स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई बाई 2 और आई नॉट के बदले लिख दीजिए अब a स्क्वायर। a स्क्वायर में a स्क्वायर कट गया तो 4 कॉस स्क्वायर फाई बाई 2, तो आई बाय आई नॉट हुआ 4 कॉस स्क्वायर फाई बाई 2, इसलिए आई हो गया 4i नॉट कॉस स्क्वायर फाई बाई 2। यानी रिजल्टेंट वेव का जो इंटेंसिटी है वो ये फॉर्मूला हुआ। एकदम ठीक से याद रखिए इस फॉर्मूला को, वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, दो वेव y1 y2 मिला जिसका एम्पलीट्यूड तो दोनों का a है और इंटेंसिटी जो है प्रोपोर्शनल है आई नॉट का। तो कहने का मतलब दोनों वेव मिलने के बाद जो उस पॉइंट पर इंटेंसिटी का जनरल फार्मूला होगा I इक्वल टू 4i नॉट कॉस स्क्वायर फाई बाई 2। अब देखिए ये तो जनरल फार्मूला हो गया। अब मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी का कंडीशन निकालने जा रहे हैं। तो I मैक्सिमम बराबर 4i नॉट। देखिए इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, यही न होगा 4i नॉट, यानी इसको 0 होना इसको 1 होना पड़ेगा, तब होगा i इज इक्वल टू 4i नॉट। और जब ये 1 हो जाएगा कॉस स्क्वायर फाई बाई 2
तो कब होगा 1? तो फाई जब 0 डिग्री हो या ±2 पाई हो या ±4 पाई हो या सो ऑन हो। तो एक ठो आपको मैं दिखा देता हूँ 0 डाल के। 0 डालिएगा फाई का वैल्यू तो cos स्क्वायर फाई/2 हो जाएगा 1, यानी I = 4I0। तो I मैक्स इसीलिए आ गया 4I0। अब 0 के बजाय 2 पाई प्लस माइनस डालिए या 4 पाई प्लस माइनस डालिएगा, सब में 4I0 ही आएगा, उसका वैल्यू 1 रहेगा। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी बराबर होता है 4I0। मैक्सिमम इंटेंसिटी किसका? रिजल्टेंट वेव का। I0 क्या है? अकेले वेव का जो इंटेंसिटी है S1 और S2 का, वो I0 है। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी जो होगा 4I0। अब देखिए इसका भी I0, इसका भी I0। तो आमतौर पर लोग सोच सकता है कि तब तो 2I0 होना चाहिए, लेकिन सो बात नहीं है, 4I0 हो गया। 4I0 क्या हुआ? तो दोनों मिलके कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस किया, इसलिए मतलब जो 4I0 आ गया मैक्सिमम इंटेंसिटी। और मिनिमम इंटेंसिटी क्या होगा? तो इसका वैल्यू जब 0 होगा तो I हो जाएगा 0, मिनिमम इंटेंसिटी। और वो 0 कब होगा? तो जब देखिए फाई का क्या वैल्यू होना चाहिए? फाई का वैल्यू ±π या ±3 पाई और ±5 पाई, ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई, ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई। तो कहने का मतलब उस समय हो जाएगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, यानी रिजल्टेंट वेव का इंटेंसिटी 0 हो जाएगा। उसी को कहते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या मिनिमा। तो ये बात आपको समझ में आ गई कि जब दोनों कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेगा तो 4I0 हो जाएगा, यानी 1 का 4 गुना, जबकि डुएट है 2I0 नहीं होगा, 4I0 हो जाएगा इंटेंसिटी। अच्छा, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जब होगा तो 0 हो जाएगा। वहाँ पर सबका कंडीशन आपको निकल गया है। अच्छा, अब सोचिए, ये तो मैं आपको बताया कि ये सब मैक्सिमा मिनिमा यानी कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का सवाल तब पैदा होता है जब दोनों सोर्स कोहेरेंट हो। अब मान लीजिए दोनों सोर्स इनकोहेरेंट है। इनकोहेरेंट तो आपको बता दिए, जैसे हमारा ये बल्ब, सूरज का लाइट, ट्यूबलाइट, कैंडल लाइट, ये सब इनकोहेरेंट सोर्स है। तो उसी को ऑर्डिनरी सोर्स कह सकते हैं या इनकोहेरेंट सोर्स। तो व्हेन टू सोर्सेज आर इनकोहेरेंट, जब इनकोहेरेंट है तो उसका तो फेज हमेशा चेंज करते रहेगा, अपने भी और दूसरे के साथ भी फेज डिफरेंस दोनों का अलग अलग होगा। तो क्या हम कर सकते हैं? तब हम एवरेज वैल्यू ले सकते हैं। तो यानी इसका एवरेज वैल्यू लीजिए, आई एवरेज, तो राइट साइड का भी एवरेज होगा। तो ये तो कांस्टेंट है 4I0, बाहर निकाल लीजिए, और cos स्क्वायर 5/2 का एवरेज होता है 1/2। वो कैलकुलेशन से एवरेज वैल्यू आपको आएगा 1/2। तो 1/2 आइए कट के 2I0। कहने का मतलब जब दो सोर्स इनकोहेरेंट हो तो जब वो एक जगह पर आएगा तो उस समय इंटेंसिटी सिर्फ 2 गुना हो जाएगा, 2I0। जैसे इस बात को समझिए, मान लीजिए ई दीवार पर एक लाइट देते हैं, कुछ इंटेंसिटी होगा, और उतना वैसा ही दूसरा लाइट फिर जला देते हैं, 2 गुना इंटेंसिटी हमको नजर आता है, 4 गुना नहीं आता है,
2 गुना। तो यानी चूंकि इनकोहेरेंट सोर्स है ये लाइट का, इसीलिए हमको 2 गुना लगता है 2 लाइट आने पर। 3 लाइट देंगे 3 गुना, 5 लाइट आएगा तो 5 गुना। तो यही एवरेज हम लोगों को दिखाई पड़ता है। लेकिन अगर सोर्स कोहेरेंट हो तब मैक्सिमा मिनिमा बनेगा, यानी 4I0 भी हो सकता है मैक्सिमा होने पर, और 0 भी हो सकता है। लाइट रहने के बाद भी आपको या तो ये मैक्सिमा दिखाएगा यानी ब्राइट फ्रिंज दिखाएगा, या मिनिमा दिखाएगा यानी डार्क फ्रिंज दिखाएगा। लेकिन जब हमारा इनकोहेरेंट सोर्स रहेगा तो कुछ नहीं, जय तो सोर्स आप लगाइएगा दीवार पर, चमक इंटेंसिटी उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा। तो ये रहा आपका, इसीलिए एक लाइन लिखे हैं, इट मीन्स फॉर ऑर्डिनरी सोर्स माने इनकोहेरेंट अगर हो, द इंटेंसिटी सिंपली द सम ऑफ द 2 इंटेंसिटीज। इसका भी इंटेंसिटी अकेले I0, इसका भी I0, खाली दोनों जुड़ जाएगा 2I0 हो जाएगा। एक बल्ब जलाइएगा जितना इंटेंसिटी, 2 जलाइएगा उसका 2 गुना, 3 जलाइएगा 3 गुना। तो कहने का मतलब सिंपली इंटेंसिटी ऐड कर देता है अगर ऑर्डिनरी सोर्स ऑफ लाइट हो, यानी इनकोहेरेंट सोर्स हो। इनकोहेरेंट माने हमारा बल्ब, सूरज का लाइट वगैरह वगैरह जो आपको बताए हुए हैं। तो मैं समझता हूं कि ये मैटर आपको क्लियर हो गया होगा। अगर पसंद है तो आप इसे लाइक कर देंगे, और जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर देंगे, और बेल बजा देंगे। दूसरे को मदद करना है तो व्हाट्सएप से भेज दीजिए। और मेरा लास्ट में कहना है कि इस चीज़ को खूब अच्छी तरह से समझ लीजिए। मैंने यहाँ जो लिख के बताया है वो बड़ा माने समझने वाला चीज़ है, इसलिए आप उसको समझ लीजिए, बहुत आसान हो जाए। ओके, थैंक्स।